हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो CAIIB का जो फर्स्ट कंपलसरी पेपर है EVM का, उसकी यूनिट 4 थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो हमारा है वो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज के सिद्धांत टॉपिक है। ये यूनिट 4 है, EVM है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, फर्स्ट कंपलसरी पेपर ऑफ CAIIB। आई विल लर्न इन दिस चैप्टर एज गिवन अंडर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कीन्स लिक्विडिटी प्रिफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेंसन सिंथेसिस, ISLM कर्व मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, के बारे में, इन 4 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो क्या है वो देखेंगे, हिग्स हेंसन सिंथेसिस ISLM कर्व क्या है वो देखेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट वो देखेंगे। आइए थोड़ा इस पे हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कि सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट क्या होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन जो इस चैप्टर में कहा गया है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट इज अ पेमेंट बाय द बारोअर, इंटरेस्ट इज द पेमेंट बाय द बारोअर द यूज ऑफ सम मनी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। जो कुछ समय के लिए, जो एक निश्चित समय के लिए, जो एक स्पेसिफाइड समय के लिए जो व्यक्ति मनी बैंक से लेता है, उसकी एवज में, उसके यूज करने के एवज में जो पैसा प्राप्त करता, जो पैसा का भुगतान करता है, वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट के दोस्तों 4 कंपोनेंट हैं, रेंट है, वेजेज है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कि जो इनकम लोग व्यक्ति की हो सकती है वो 4 प्रकार से होती है। 4 टाइप ऑफ इनकम, 4 प्रकार से इनकम हो सकती है। रेंट से हो सकती है, वेजेज से हो सकती है, प्रॉफिट से हो सकती है, और इंटरेस्ट से हो सकती है। ठीक है। 3 एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन रेफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये 3 एलिमेंट होना जरूरी है। मतलब ये 3 एलिमेंट जहाँ भी उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं, समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। पहला क्या है? जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो, पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन। लोन लेते समय जो रिस्क होता है, मतलब जो बैंक, जैसे मान लीजिए बैंक कोई लोन दे रही है, तो वो लोन क्या होगा? उसके लिए एक रिस्क होगा। इसलिए इसमें रिस्क जो होगा, तो उस रिस्क की एवज में कस्टमर से, बारोवर से जो पैसा प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। और यही एक कारण है, ये रिस्क फैक्टर ही एक कारण है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, ROI जो होती है, वो सारे लोनों में क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे हाउसिंग लोन में कुछ और होगी, व्हीकल लोन में कुछ और होगी, बिजनेस लोन में कुछ और होगी। ये डिपेंड करता है रिस्क में। ये किस में दोस्तों डिपेंड करता है? रिस्क में डिपेंड करता है। ये रिस्क में डिपेंड करता है। अगर सारे लोनों में रिस्क सेम हो तो ROI भी क्या होगी? ROI भी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है, सारे में रिस्क जो होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा, ट्रबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा, जो मनी यूज हो रही है, यूज ऑफ मनी, मतलब पेमेंट किस लिए किया जा रहा है? मनी के यूज करने के
अंगेंस्ट में किया जाता है। मनी यूज करने के बदले में जो पैसा का पेमेंट किया जाता है वो इंटरेस्ट कहलाता है और ये प्योर इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अगर रिस्क को और ट्रबल को हटा दें तो ये क्या कहलाएगा, प्योर इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल बैंकों में EBLR आ गया है। क्या आ गया है, EBLR। EBLR का मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। इसमें क्या है, इसमें 3 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इसमें ये जो EBLR है, EBLR में 3 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। एक तो क्या गया है RR बोले तो रेपो रेट। दूसरा इसमें क्या गया है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, CRP, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। और तीसरा कंपोनेंट इसमें जो ऐड किया गया है वो क्या गया है, BSP मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी प्रीमियम। तो ये जो RR है, RR को कौन देखता है, इसको RBI कंफर्म करती है। RBI कहती है कि ये इसका RR इतना होना चाहिए। CRP ये लोन पे डिपेंड करता है कौन सा लोन है, क्या उसकी क्रेडिट रिस्क है। और ये बिजनेस स्ट्रेटजी, ये बिजनेस बैंक की जो अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी जो पॉलिसी है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी हम समझ गए हैं कि जो लोन के होता है, लोन की 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरी, मतलब 3 चीज़ें इंटरेस्ट में होना कंपलसरी हैं। वो कौन कौन सी हैं आप लोगों समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, कि मतलब पहला क्या होना चाहिए, पहला इसमें रिस्क होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, दूसरा ट्रबल होना चाहिए और तीसरा यूज ऑफ मनी की एवज में जो यूज करते हैं वो होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट या एलम कर्व। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको LM कर्व भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, LM कर्व भी कहते हैं, या हम इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिद्धांत दिया है, लिक्विडिटी प्रिंसिपल थ्योरी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सिद्धांत दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है, वो JM कीन्स ने दिया। किसने दिया है, JM कीन्स ने दिया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो JM कीन्स जो हैं वो क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमी के फादर हैं। कौन है, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के क्या हैं, फादर हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं। इन्होंने आगे क्या कहा है, इन्होंने आगे कहा है JM कीन्स एज्यूम्ड देयर आर 2 एसेट इकोनॉमी। जो JM कीन्स जी ने कहा है कि 2 एसेट इकोनॉमी है। 2 एसेट इकोनॉमी में इन्होंने 2 चीज़ों को बताया है। 2 चीज़ों को कौन कौन सी बताई हैं, पहला तो इन्होंने बताया है कि जो कैश है, यानी पहला इन्होंने बताया है कि जो मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, लोग करेंसी को अपने पास में रखेंगे, और बैंक बैलेंस इन द करंट अकाउंट, या लोग क्या करेंगे, बैंक के करंट अकाउंट में जमा कराएंगे, जो क्या होता है, विदाउट ROI, जो बिना किसी ब्याज से क्या किया जाता है, रखा मतलब जमा होता है। तो सीधी सी कहने का मतलब किसका ये हुआ कि लोग या तो कैश को जमा कराएंगे करंट अकाउंट में बिना इंटरेस्ट से, या इंटरेस्ट जमा कराएंगे। यानी कहने का मतलब है या तो ब्याज लेंगे या फिर ब्याज नहीं लेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो इन्होंने पहला जो दिया है वो ये दिया है कि लोग करेंसी को अपने घर पे रखेंगे, अपने पास में रखेंगे, या फिर करंट अकाउंट में रखेंगे लेकिन बिना इंटरेस्ट के रखेंगे। दूसरा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदेंगे लोग।
आइए आगे चलते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्योरली मॉनेटरी फेनोमिना। इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, मॉनेटरी फेनोमिना। मॉनेटरी फेनोमिना मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टोटली क्या है, मॉनेटरी फेनोमिना है। कभी कभी आ जाता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा फेनोमिना है, तब उस समय आपको ये बताना कंपलसरी हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हेयर नोट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, और प्राइस ऑफ बॉन्ड है, एक दोनों कैसे होते हैं, इनका दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, आगे आइए। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये सर्व यूनिवर्सल नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑफ प्राइस का कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑफ प्राइस कम होगा, और अगर बॉन्ड ऑफ प्राइस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन द प्राइस ऑफ बॉन्ड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा तो कम होगा। ये इन्वर्स रिलेशन इसमें होता है। आगे आइए, आगे देखते हैं। द हायर द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, प्रोफेसर जेम्स ने कहा है, प्रोफेसर कीन्स ने जो कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हायर, क्या कहा है, कि हायर लेवल ऑफ इनकम, अगर लोगों की इनकम हायर होगी, लोगों की इनकम क्या होगी, हायर होगी, इन टू एसिड इकोनॉमी में, इन्होंने कहा है कि जो टू एसिड इकोनॉमी का सिद्धांत है, जो टू एसिड इकोनॉमी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, मोर मनी, मतलब ज़्यादा धन को पीपल वांट टू होल्ड करेंगे देयर पोर्टफोलियो, लोग ज़्यादा मनी को अपने पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, मोर मनी, नेक्स्ट चलते हैं। मोर मनी मोर कैश होल्डिंग, अगर ज़्यादा मनी होगी तो ज़्यादा कैश होल्डिंग होगी, किसके लिए, डेली लाइफ यूजेस के लिए। यानी सिंपल सा मतलब ये हो गया इसका, सिंपल सा मतलब इसमें ये हुआ कि इनकम अगर ज़्यादा है तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, लोग अपने घरेलू खर्चे, यानी हम कह सकते हैं खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करने के लिए अपने घर पर मनी को ज़्यादा रिटर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि अगर नॉमिनल इनकम हाई है, अगर नॉमिनल इनकम हाई है, द लोअर डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी नॉमिनल इनकम क्या है, हायर है, तो लोग क्या करेंगे, लोअर डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, मतलब लोग कम मनी को प्रिजर्व करके रखेंगे, यानी खर्च ज़्यादा करेंगे, सिंपल सा मतलब है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो लोग बचत कम करेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव के पर्पज से, और खर्च ज़्यादा करेंगे। यानी सिंपल सा मतलब अगर हम कहें तो स्पेकुलेटिव मोटिव का तो मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने देखा कि आज मान लीजिए XYZ बैंक का शेयर जो है 50 रुपये है, हमने एक स्पेकुलेट किया कि
इसका जो 1 साल के बाद में 70 रुपये को इसका शेयर हो जाएगा, तो एक हमने सट्टा लगाया कि भाई 1 साल के बाद में इतना हो जाएगा। अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो हम इस सट्टा नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने पास उसको मनी को यूज करेंगे, उसको या तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे या फिर उसको अपने पास में रखेंगे। अगर उस समय मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है, इन दैट कंडीशन अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है, व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा है, नॉमिनल इनकम ज़्यादा है, और उस समय जो आरओआई है वो क्या है, ज़्यादा है, और जब आरओआई ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड प्राइस क्या होगा, लो होगा। जब बॉन्ड प्राइस लो होगा तब लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आरओआई कम है तो फिर उसमें पैसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आइए। The higher nominal rate of interest, the low demand for nominal is speculative motive। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर नॉमिनल इनकम कैसी होगी, हायर होगी। नॉमिनल इनकम कैसी होगी, हायर होगी। तो नॉमिनल इनकम हायर होगी। द हायर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई होगी, तो जो डिमांड है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, तो उसको क्या होगी, डिमांड कम। क्यों? क्योंकि अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो स्पेकुलेटिव के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा इसका ये है। आगे आइए। द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हायर है, तो लोग क्या करेंगे, होल्डर ऑफ मनी कैन अर्न इनकम बाय होल्डिंग बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ मनी। तो उस समय लोग क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो लोग क्या करेंगे, मनी को अपने पास में ना रख करके क्या करेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, उस समय बॉन्ड की कीमत कम होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड की जो कीमत है दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, आगे आइए। इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, द पीपल वुड लाइक टू होल्ड मोर बॉन्ड एंड लेस मनी इन द पोर्टफोलियो। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्यूचर में, यानी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए उसने एक्सपेक्ट किया कि कोई शेयर 100 रुपये का आज बिक रहा है, 1 साल के बाद में वो 110 रुपये का बिक जाएगा, लेकिन अभी उसको 100 रुपये के 115 रुपये के हिसाब से उसको पैसे 1 साल के बाद में मिलेंगे, जबकि शेयर में वो 100 रुपये के शेयर को 110 रुपये में बेचेगा 1 साल के बाद में। तो व्यक्ति क्या करेगा, तो उस समय उस कंडीशन में क्या होगा कि वो शेयर को ना खरीद करके, शेयर में पैसे को इन्वेस्ट ना करके वो क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा। ये इसके कहने का मतलब सिंपल सा होगा। आगे आइए। ऑन अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर। अगर करंट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर लोअर है, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, यानी प्राइस ऑफ बॉन्ड इज करंटली हाई, अगर प्राइस की कीमत क्या है, हाई है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की कीमत लो होगी, अगर बॉन्ड की कीमत ज़्यादा होगी तो मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की कीमत कम होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड की कीमत ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, द पीपल विल पीपल क्या करेंगे, विल करेंगे रिलक्टेंट टू होल्ड मोर बॉन्ड। लोग क्या करेंगे, निरंतर
ज़्यादा बॉन्डों को खरीदेंगे। मीन्स दे आर नॉट वांट टू बाय मोर बॉन्ड, यानी क्या करेंगे, ज़्यादा बॉन्ड खरीदेंगे नहीं दोस्तों, ज़्यादा बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। तब लोग क्या करेंगे, जब करंट रेट अब कम चल रहा है, बॉन्ड की कीमत ज़्यादा है, तब लोग क्या करेंगे, बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। द पीपल रिलक्टेंट मतलब डिनाई करेंगे, मतलब उसको लेने के इच्छुक नहीं होंगे। टू होल्ड मोर बॉन्ड यानी ज़्यादा बॉन्ड होल्ड करने के इच्छुक नहीं होंगे। मतलब सिंपल सा हुआ, मीन्स दे आर नॉट वांट टू बाय मोर बॉन्ड, तो वो मोर बॉन्ड नहीं करेंगे। आगे आइएगा, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेशन के बारे में, हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। मनी मार्केट, ये क्या है दोस्तों, मनी मार्केट, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम occur at rate of interest at which quantity of money demanded is equal to quantity of money supplied। यानी जहाँ पर मनी की डिमांड और सप्लाई बराबर हो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है, जहाँ पर मनी की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। द मार्केट ऑफ मनी इज इक्विलिब्रियम इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, जिस क्वांटिटी में मनी को डिमांड किया गया है ये किसके बराबर हो, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड के, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम कहलाएगा, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। यानी मनी की सप्लाई, कहने का मतलब है जो मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी की क्वांटिटी ऑफ मनी की जो डिमांड है वो क्वांटिटी ऑफ मनी की जो सप्लाई है उसके इक्वल होगा, तब वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उस पॉइंट पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, एक बाई है, ये क्या है, बाई है, और एक क्या है, एक्स है। इस पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इधर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इधर क्या है, मनी की डिमांड है, इधर क्या है, मनी की डिमांड है। अब देखिए इसमें क्या कि जो मनी की सप्लाई है 200 रुपये हो रही है, मनी की सप्लाई क्या हो रही है, 200 रुपये हो गए। तो मनी ये सप्लाई कर्व है, मनी की सप्लाई 200 रुपये हो रही है, और जो डिमांड है, डिमांड भी कितनी हो रही है, 200 रुपये हो रही है। यानी अब ये देखिए, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये मनी की सप्लाई हो रही है 200 रुपये, ये क्या है, मनी की डिमांड कर्व है, ये मनी का डिमांड कर्व है। अब ये डिमांड जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मनी सप्लाई कर्व है, यानी मनी सप्लाई 200 रुपये की है, और जो मनी की जो डिमांड है, तो ये दोनों यानी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काट रहे हैं ना, ये जिस बिंदु पर ये काटेंगे, जिस बिंदु पर एक दूसरे को टच करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। यहाँ पर इस बिंदु पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जब डिमांड 200 है, सप्लाई भी 200 हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब मान लो सप्लाई 100 हो जाए, मान लीजिए 1 कर्व आ जाए, तो सप्लाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन जो डिमांड है, डिमांड कितनी हो, मतलब जो डिमांड है
और डिमांड भी 100 हो, मतलब जिस जगह पे काटेंगे तो वही उनकी वो डिमांड होगी। यहाँ पर अगर 100 है तो क्या है आपका इक्विलिब्रियम ए यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये लगभग में 16.5% यहाँ पर जब ब्याज होगा तब डिमांड कम होगी, 16.5% ROI होगी, तब क्या होगा इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा, मतलब जो डिमांड और जो सप्लाई है दोनों क्या होंगे कम। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो ये डिमांड है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ROI क्या होगा कम होगा, डिमांड बढ़ेगी तो ROI कम होगा, अगर डिमांड कम होगी तो ROI ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब इतना था सिर्फ। आई थिंक दोस्तों ये समझ में आप लोगों के आ रहा होगा। वैसे तो ये जो है इसकी बहुत कठिन लैंग्वेज है, जब आप लोग खुद अपने आप से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो देखेंगे इसकी लैंग्वेज ज़्यादा कठिन है, फिर भी मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी demanded increase with the fall in the rate of interest or with increase the level of nominal income. क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड इंक्रीज, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, तो विद द फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, मनी की क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और अगर डिमांड कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे आइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, बॉन्ड प्राइस इज हाई, नॉमिनल इनकम इज हाई, कैश डिमांड इज हाई, जो हमने पहले पढ़ा था। नॉमिनल इनकम इज हाई, कैश डिमांड इज हाई। इफ द नॉमिनल लेवल इनकम, इफ इनकम ऑफ लेवल मनी इज इंक्रीज, अगर क्या होता है मनी का लेवल बढ़ जाता है, इनकम ज़्यादा होने लगती है, तो द कर्व ऑफ डिमांड मनी शिफ्ट टू अपवर्ड, अगर मनी की कीमत, इफ इनकम ऑफ लेवल ऑफ मनी इंक्रीज कवर कर्व द डिमांड ऑफ मनी शिफ्ट टू अपवर्ड, तो क्या होता है अगर इसकी जो ROI, ये देखिए ये LP है और ये L2 है, इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ए है आपकी और ये क्या है एक कर्व है, LP से L2 पर शिफ्ट हुआ है, यानी अपवर्ड गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, हाँ दोस्तों, अगर इफ इनकम ऑफ लेवल ऑफ मनी इंक्रीज द कर्व ऑफ डिमांड फॉर मनी शिफ्ट टू अपवर्ड, अगर क्या होगी लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, अगर ये इनकम अगर बढ़ जाएगी तो ये जो कर्व है अपवर्ड के लिए अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्ड क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, यानी न्यू पोजीशन पे आए। अगर यहाँ पर डिमांड अगर बढ़ रही है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है ना, यहाँ पर तो इतनी है और ये डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए दोस्तों, ऐसे देखिएगा अब आएगा समझ में। ठीक है, अगर ये डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इस लाइन को देखिए समझ कर,
इफ इनकम ऑफ लेवल ऑफ मनी इंक्रीज, अगर इनकम बढ़ेगी, द कर्व डिमांड फॉर मनी शिफ्ट अपवर्ड, तो ये जो डिमांड मनी का जो कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, ये अपवर्ड जाएगा। कैसे जाएगा? अपवर्ड जाएगा। अगर मनी लोगों के पास कम होगी, अगर द लेवल ऑफ इनकम कम होगा, तब ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी डाउनवर्ड जाएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इज डिटरमाइंड बाय द, मतलब जो इन्होंने कहा है, जेएम कीन्स की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर सप्लाई मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। यानी सीधी से कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेएम कीन्स जी ने जो कहा है, इनके कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है, वो मनी की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगला, डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड ऑफ मनी कम होगी। यानी डिमांड ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए, शिफ्ट इन मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अब जो शिफ्ट इन मनी डिमांड और लिक्विडिटी कर्व जो है, ये क्या करता है कि द पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, कि जो मनी डिमांड का जो कर्व है, मनी डिमांड का जो कर्व है, वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। मनी डिमांड का जो कर्व है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये नीचे क्या है? मनी डिमांड है, ये क्या है? आरओआई है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपका है, यहाँ पर मान लीजिए 100 है, क्या है? 100 है, यहाँ पर आपका 200 है, 200 है। तो ये क्या कह रहा है? अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी और सिंपल सा कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ है इसमें कि जो मनी डिमांड जो या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो शिफ्ट होगा, चाहे वो क्या हो, अपवर्ड हो शिफ्ट, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, इसके लिए दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, यानी दो चीज़ें होंगी तभी, यानी टू फैक्टर इस कर्व को अप डाउन या अप के लिए टू फैक्टर जिम्मेदार हैं। वो फैक्टर कौन से हैं? पहला फैक्टर है लोगों की इनकम। अगर लोगों की इनकम होगी, लोगों की क्या होगी? इनकम होगी। अगर लोगों की जब इनकम होगी तब मनी डिमांड कर्व जो होगा अपवर्ड होगा, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो अप की तरफ जाएगा। और अगर मनी डिमांड, अगर दूसरा क्या है? द एक्सपेक्टेशंस about the changes in the bond price in the future in which applies changes in the rate of interest in future, और इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, जो मनी डिमांड कर्व जो है, मनी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो डिमांड कर्व है या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, ये दो फैक्टरों पर डिपेंड करता है। इनकम का, अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो जो कर्व होगा वो अपवर्ड जाएगा, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो कर्व
डाउनवर्ड जाएगा। दूसरा, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं, बॉन्ड प्राइस इन फ्यूचर में किस का रेट बढ़ेगा या कम होगा। अब इसमें नीचे देखो, इधर इसका क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है। क्लेरिफिकेशन क्या क्या दिया गया है, क्लेरिफिकेशन इसमें दिया गया है, वो ये दिया गया है कि इफ इनकम इंक्रीज, अगर क्या होगी दोस्तों, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, एलपी कर्व शिफ्ट अपवर्ड, अगर इनकम बढ़ेगी तो एलपी कर्व ऊपर शिफ्ट होगा या डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगी, अगर इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, तब क्या होगा, एलपी कर्व मनी डिमांड कर्व शिफ्ट टू डाउनवर्ड। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखते हैं इसमें सम फंडामेंटल रूल्स क्या हैं कि इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर आईएस कर्व शिफ्ट टू राइट साइड, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है, गवर्नमेंट अगर अपने खर्चों को बढ़ा देती है तो जो आईएस कर्व है, आईएस और एलएम कर्व, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। फिर भी थोड़ा ये जो हिग्स और हेंसन की सिंथेसिस है, हिग्स और हेंसन की जो सिंथेसिस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं इस वीडियो में। वो ये है कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो आईएस और एलएम कर्व है, इन्होंने आईएस और एलएम कर्व को इंटरसेक्ट करा दिया, इन्होंने आईएस और एलएम कर्व को क्या करा दिया है, इंटरसेक्ट करा दिया है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो कुछ जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो ये है कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, खर्चा बढ़ा देगी, तो आईएस कर्व जो है वो राइट ओर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। रीजन द इनकम वुड बी इंक्रीज, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी तो वो कहाँ, पब्लिक में लगाएगी, कहीं कहीं कुछ प्रोडक्शन करेगी, कोई प्रोडक्ट करे, तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगी या लोगों को लेबर प्रोवाइड कराएगी, नरेगा में पैसा करेगी, तो कहीं कहीं ओवरऑल तो अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही तो आम पब्लिक को फ़ायदा होगा ना उससे। जब वो आम पब्लिक का फ़ायदा होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो जो आईएस कर्व है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है, वो क्या होगा, राइट की ओर शिफ्ट होगा। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों में कमी कर लेगी, इफ़ गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अपने खर्चों में, तो जो आईएस कर्व होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मनी डिमांड कर्व, एलएम कर्व, ये सब एक ही चीज़ है। एलएम कर्व की बात करें या मनी डिमांड कर्व की बात करें या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व की बात करें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो हिग्स एंड हेंसन सिंथेसिस है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस करके इस वीडियो में ये कवर नहीं किया गया। थैंक यू।